चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हो? हाँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, है ना। अपने से बड़ों और ऊपर वालों के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। तब पढ़ाई कैसी चल रही है? तब अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है। तो चलिए, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 7 देखने जा रहे हैं। और चैप्टर 7 मेरा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। अब यहाँ पर पहले जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इस चैप्टर में मैथ के इस ब्रांच में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ का एक ब्रांच हुआ। इस ब्रांच में हमको कौन कौन से बातों का अध्ययन करना है और मैथ के इस ब्रांच को पढ़ने से हमको क्या फायदा है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है, लाइफ में इसका कुछ यूज है या नहीं। कारण कि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका हमारे जीवन में यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ किताब की ही बात रह जाए और हमारे जीवन से उसका कोई संबंध ना हो। तो मैथ में जितने तरह के ब्रांच हैं या कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं तो ज्ञान अर्जन के अलावे नॉलेज तो लेना प्राथमिकता तो है ही, लेकिन उस नॉलेज का अपने लाइफ में यूज करना है। तो इसी कड़ी में हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से क्या फायदा है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें आगे चल के क्या एडवांटेज मिलेगी, इसके बारे में जानेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में आप नीचे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में भी निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर आपका था, लेकिन उसमें कम था, थोड़ा विस्तार पूर्वक था नहीं। उसके बाद 8 में भी थोड़ा बहुत चर्चा था इसका। तो क्लास 10 में थोड़ा सा इसका रूप विस्तार होता है। उसके बाद आप आगे क्लास जाएंगे 11-12 में तो इसका और ज्यादा स्कोप बढ़ेगा और ज्यादा विस्तृत नॉलेज आप इस पर लेंगे। तो पहले हमको जानना है निर्देशांक ज्यामिति है क्या चीज। तो निर्देशांक ज्यामिति मैथ का, गणित का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग कोई भी बिंदु की स्थिति ग्राफ में या कहीं भी कोई भी पॉइंट किस जगह होगा, कोई भी पॉइंट की स्थिति, उसका पोजीशन निर्धारित करने के लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें हेल्प करता है कि कोई भी बिंदु की स्थिति कहाँ होगी। तो बिंदु की स्थिति तो जानना ही है, कोई भी पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा ये जानना है। उसके बाद और क्या 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 चीजें इसके अंतर्गत जानना है। फिर हमको ये जानना है कि कोई भी ग्राफ में अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, 2 पॉइंट्स को ग्राफ में अगर हम दर्शाते हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने का हम लोग फॉर्मूला पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। समझिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये दूरी निकालने का हम लोग नीचे क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो वो मैथ का एक अलग ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। यहाँ हम लोग जो दूरी निकालेंगे, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग नियम से हम 2 पॉइंट्स के बीच दूरी निकालेंगे। तो 2 पॉइंट्स के बीच दूरी कैसे निकाला जाएगा, इस चीज का अध्ययन करेंगे। अब मान लीजिए ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब सारे पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो उससे जो बहुभुज बनेगा, जो पॉलीगॉन बनेगा, उसकी क्या एरिया होगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए ग्राफ में 3 बिंदु है तो 3 बिंदु से बताइए कौन सा पॉलीगॉन बनेगा, कौन सा बहुभुज बनेगा। तो 3 बिंदु से त्रिभुज यानी ट्रायंगल बनेगा। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए 4 बिंदु का हम मदद लिए, अब 4 पॉइंट्स के मदद से उसे एक पॉलीगॉन बनाएंगे, एक बहुभुज बनाएंगे। तो उससे कौन सा बहुभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसकी एरिया कैसे होगी। तो कहने का मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम कोई भी बिंदु की स्थिति, समझिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं से बने बहुभुज जो आकृति बनेगा उसकी एरिया क्या होगी। आप ग्राफ के 2 लाइंस अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं किसी बिंदु पर, तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे चल के इसका बहुत व्यापक रूप बनता है और इसका यूज हम मैपिंग में कर सकते हैं। मैप का जो स्टडी होता है, मैप के बारे में जो पढ़ा जाता है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है, इस मैथ का यूज होता है। फिर आगे जाके आप अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत सारे मैप बनाने की आवश्यकता होती है।
मान लीजिए जो आर्किटेक्चर होते हैं, तो इंजीनियरिंग में भी दो तरह के फील्ड होते हैं, समझिए। एक आर्किटेक्चर होते हैं जो सिविल इंजीनियर के अंतर्गत आते हैं, और बाद बाकी फिर अलग तरह के इंजीनियर भी होते हैं। तो आर्किटेक्चर वगैरह वर्क में बहुत सारा मैपिंग बनाना होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग इंजीनियर है, तो बिल्डिंग का वो मैप बनाएगा, नक्शा बनाएगा, तो नक्शा बनाने के टाइम में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होगा। तो आगे चल के ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत व्यापक इस्तेमाल होता है। तो अभी से हमको इस तरह से अध्ययन करना है, अभी से हमको इस तरह से जानना है, ताकि आगे इसका हम यूज कर सकें, आगे हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसकी कुछ बेसिक बातों पर पहले हम चर्चा कर लेंगे। निरसांग ज्यामिति का जो बेसिक बातें हैं, उस बेसिक बातों को हम लोग देखेंगे। तो निरसांग ज्यामिति का संबंध ग्राफ से होता है, ये ग्राफ से ही रिलेटेड होता है, और ग्राफ की मदद से ही हम किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप घर में पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल में, स्टडी टेबल में आप लैंप कहाँ रखते हो? अगर किसी थर्ड पर्सन को बताना है, अननोन व्यक्ति को बताना है जो देखा नहीं है कि आप अपने स्टडी मेज पर लैंप को कहाँ रखते हैं, अब उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सहारे से हमको एक मैपिंग करना है, एक मैपिंग करके उसको दिखा देना है, ताकि वो व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाए और वो बिना देखे इस चीज को जान जाए कि आप स्टडी टेबल पर लैंप को कहाँ रखते हैं। ये सब चीजों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद किसी नगर का, कोई कस्बा, कोई नगर बसाना है, तो उसका क्या मॉडल बनेगा। अभी गवर्नमेंट के द्वारा भी स्मार्ट सिटी का मॉडल तैयार किया जाता है। तो स्मार्ट सिटी का कैसा मॉडल होगा, ये मॉडल देने वाला एक इंजीनियर होता है। तो जो मॉडल बनाता है, उस मॉडल में इस मैथ का यूज करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस मैथ का आगे चल के क्या यूज होने वाला है। तो चलिए अब इसी में हम आगे देखते हैं, आगे इसकी कुछ बेसिक बातों को देखते हैं। सबसे पहले ये ग्राफ से रिलेटेड है, तो थोड़ा हम लोग ग्राफ का स्टडी करेंगे, जो कि आप पीछे क्लास में कर चुके होंगे, लेकिन फिर से हम एक बार इसको कर दे रहे हैं, ताकि अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ में क्या क्या बातें होती हैं। ग्राफ को हिंदी में क्या बोला जाता है? आलेख। इसको आलेख बोलेंगे। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राफ। अब आलेख क्या होता है, ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ को हम कुछ इस तरह से समझाएंगे। तो ग्राफ में दो मुख्य लाइन होते हैं, जो ग्राफ में अक्ष या एक्सिस का काम करते हैं। तो एक जो लाइन होता है, ये इस रूप में होता है, इसको हम लोग साधारण भाषा में पड़ी रेखा बोलते हैं, लेकिन मैथ या साइंस की भाषा में इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और क्षैतिज रेखा जो होता है, ये मेरा एक्स अक्ष का काम करता है, और इसी के साथ लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर एक वर्टिकल लाइन होता है, जिसको साधारण भाषा में हम लोग खड़ी रेखा बोलते हैं, लेकिन मैथ या साइंस की भाषा में इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये वाई एक्सिस का काम करता है। अब ये ग्राफ के दो मुख्य लाइन हुई, और ये दोनों लाइन पॉजिटिव होता है, ये दोनों लाइन पॉजिटिव होता है। यानी राइट, अगर इधर से देखा जाए तो इस रूप में कहा जाए तो किस ओर जाएगा? ये लेफ्ट की ओर। अगर इस तरह से दिखाया जाए तो, और ये ऊपर की ओर जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि यहां से इसके राइट जो है ये पॉजिटिव होगा, और इसके अप जो है ऊपर, ये भी पॉजिटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव होता है। इसके जब हम लोग अपोजिट चलते हैं, तो अपोजिट में नेगेटिव हो जाता है। जैसे राइट का अपोजिट लेफ्ट, तो राइट का अपोजिट लेफ्ट हो गया। तो ए भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ही एक पार्ट है। तो यहां से हम इस ओर आए तो ये एक्स हो गया, तो इस ओर हम, चूंकि ये क्षैतिज रेखा का ही पार्ट है, इसलिए हम इधर एक्स डैश दे देंगे। अब राइट अगर पॉजिटिव हुआ तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब अप आपका पॉजिटिव हुआ तो डाउन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये वर्टिकल लाइन का ही एक पार्ट है जो हम नीचे बढ़ाए,
तो इसको हम y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उस पॉइंट को मूल बिंदु बोला जाता है। इसको हम मूल बिंदु बोलेंगे। और मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिड पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑरिजिन पॉइंट बोलेंगे। इसको ऑरिजिन पॉइंट बोला जाता है। ऑरिजिन पॉइंट। एक सेकंड, इसको ऑरिजिन पॉइंट बोला जाता है। उसके बाद यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया उस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु बोलेंगे, यानी ये ऑरिजिन पॉइंट हुआ। अब मूल बिंदु के राइट पॉजिटिव होगा और मूल बिंदु के लेफ्ट नेगेटिव होगा, मूल बिंदु के अप पॉजिटिव होगा और मूल बिंदु के फिर डाउन यानी नीचे नेगेटिव होगा। यानी अपोजिट चलने पर नेगेटिव होता है। राइट का अपोजिट लेफ्ट तो ये नेगेटिव होगा, अप का अपोजिट डाउन तो ये नेगेटिव होगा। अब हमको जानना है कि इसमें जो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है और इंग्लिश में इसको एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोटि। इसको कोटि बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कहने का मतलब भुज हम किसको कहेंगे? तो एक्स अक्ष पर जो संख्या, एक्स अक्ष के लिए जो संख्या होगी उसको भुज बोला जाता है। और जो संख्या वाई अक्ष के लिए होगा उसको क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक बिंदु है, बिंदु ए, और इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो 2,3 में जो फर्स्ट है मेरा, ये फर्स्ट एक्स अक्ष के लिए होता है और ये जो सेकंड वाला है ये वाई अक्ष के लिए होता है। तो जब ये एक्स अक्ष के लिए होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और ये वाई अक्ष के लिए होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। अगर आप इस पॉइंट को ग्राफ में दिखाते हैं तो ग्राफ में जब हम दिखाएंगे तो ये 2 एक्स अक्ष के लिए होगा और ये 3 जो होगा वाई अक्ष के लिए। मतलब पहचानने का तरीका वेरी सिंपल। जो आपका शुरू में फर्स्ट में रहेगा वो भुज का काम करेगा और जो बाद में रहेगा वो कोटि का काम करेगा। और जो भुज होगा वो एक्स अक्ष के लिए होता है और जो कोटि होता है वो वाई अक्ष के लिए होता है। अब इस पॉइंट को हमको दिखाना है और उसमें आपको भुज और कोटि को क्लियर करते हैं कि किस तरह से भुज एक्स अक्ष के लिए होता है, किस तरह से कोटि वाई अक्ष के लिए होता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट मेरा एक पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक है 2,3। अब इसको हमको ग्राफ में दिखाना है। तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव तरफ हम नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव किधर होता है बच्चों? राइट और ऊपर। तो राइट और ऊपर हम ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और यहां पर होता है मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। और ऑरिजिन पॉइंट में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। यानी ऑरिजिन पॉइंट का भुज भी 0 होगा और कोटि भी 0 होगा। इसका भुज भी 0 होगा। मतलब ऑरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, हम लोग वहीं से चलना शुरू करते हैं। अगर हमको दाएं तरफ चलना हो तो हम 0 से चलना शुरू करेंगे, तो 0 से ये आगे प्लस में बढ़ेगा। और फिर यहां से हम अगर वाई अक्ष की ओर चलेंगे तो स्टार्ट यहीं से करेंगे और स्टार्टिंग यहीं से होगा, तो 0 से हम ऊपर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए इस मूल बिंदु पर भुज भी 0 होता है और कोटि भी 0 होता है। यहाँ पर दोनों 0 होता है। और जब दोनों 0 होता है इसलिए मूल बिंदु का ओरिजिन पॉइंट का जो निर्देशांक होगा ये 0,0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 होगा और
y भी 0 होगा, मतलब भुज भी 0 होगा और कोटि भी 0 होगा। अब हमको 2 और 3 को दिखाना है, तो 0 के बाद इधर पॉजिटिव होता है, इधर की संख्या हम पॉजिटिव में लेंगे। तो पहला हम कट करते हैं, सब बराबर डिस्टेंस में कट करना है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब मेरा एक्स एक्सिस में पहला मेरा बताएगा भुज को और दूसरा बताएगा कोटि को। इसमें 2 तक ही है, आगे आप और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर नहीं भी लेना चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं। अब इधर का जितना डिस्टेंस आप लिए हो उतना ही का डिस्टेंस हम इस और लेंगे। अगर एवरेज सेम होगा तो डिस्टेंस भी सेम होगा। तो 1 2 3 हो गया। अब मेरा पॉइंट है A2, 3, तो 2 होगा किसके लिए? भुज के लिए, यानी भुज यानी एक्स अक्ष, और 3 किसके लिए होगा? कोटि यानी वाई अक्ष के लिए। तो हमको देखना है कि x में 2 कहाँ है, तो x में 2 मेरा इस जगह पर है और y में 3 कहाँ है, तो इस जगह पर है। तो 2 के ऊपर हम सीधा जाएंगे और इधर से 3 के सीधा में लेंगे एक पॉइंट। 2 के ऊपर होगा और 3 के सीधा में होगा। अब इसको अगर हम मिलाना चाहें तो ऐसे करके यहां से यहां हम टच कर देंगे और फिर यहां से यहां टच कर देंगे। अब यहां का निर्देशांक जो हुआ, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? 2। तो पहले हमको भुज लेना पड़ता है, उसके बाद हम कोटि लेंगे। तो यहां से यहां पॉइंट मेरा यहां तक है, तो यहां से यहां कितना होगा? 2। तो इस जगह पर हम पॉइंट ए लिखेंगे, तो यहां से यहां 2 हुआ तो ये 2 लिखेंगे। और फिर यहां से यहां वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 3, क्योंकि ये पॉइंट इस जगह के लिए है, तो यहां के लिए हो गया 3। अब एक बात बताइए बच्चों, यहां से यहां जो क्षैतिज डिस्टेंस जो बता रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये भुज को रिप्रेजेंट कर रहा है या कोटि को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए हम यहाँ ए करते हैं, यहाँ बी करते हैं, और इसको 0 को ओ भी काम चला लो, ओ भी काम चल जाएगा, और यहाँ हम सी करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ए बी जो डिस्टेंस होता है, तो ए बी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस भुज के लिए होगा या कोटि के लिए होगा? ये डिस्टेंस भुज के लिए होगा, यहां से यहां तक। और अब बताइए बच्चों, यहां से यहां जो वर्टिकल डिस्टेंस है, समझिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस भुज के लिए होगा या कोटि के लिए होगा? ये कोटि के लिए होगा, क्योंकि यहां से यहां वर्टिकल है तो ये वर्टिकल एक्सिस के लिए है, और यहां से यहां चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए। तो यहां पर पॉइंट ए मेरा इस जगह पर आया, और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ मेरा 2, 3। अब यहां पर बताइए कि 2 इसको रिप्रेजेंट किया एक्स अक्ष के लिए, तो ये 2 किसका काम किया? भुज का। और ये यहां से यहां 3 किस अक्ष के लिए हुआ? वाई अक्ष के लिए। और वाई अक्ष किसको रिप्रेजेंट करता है? कोटि को। तो ये हो गया मेरा कोटि, ये भुज हुआ, ये कोटि। ये बात क्लियर हो गया कि ग्राफ, अभी हम ग्राफ का इंट्रोडक्शन कराए कि ग्राफ में क्या बातें होती हैं। तो ग्राफ में किस तरह के लाइन होते हैं, कौन प्लस रिप्रेजेंट करता है, कौन माइनस रिप्रेजेंट करता है, कौन सा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु को किधर चलने पर पॉजिटिव होगा, किधर नेगेटिव होगा, ये सब सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे अब मान लीजिए किसी पॉइंट को हमको ग्राफ में दिखाना है, जिसमें से एक आपका 0 है, एक आपका 0 है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट है 2, 0। तो यहां पर क्या है कि ये जो भुज है, भुज कैसा है? तो भुज आपका नॉन जीरो है, ये 0 नहीं है। ये क्या है? ये नॉन जीरो है, 0 छोड़ के कोई संख्या है। और कोटि क्या है आपका? ऑर्डिनेट आपका 0 है, ये आपका 0 है, यानी कोटि 0 है। अब यहां पर हमको ये जानना है कि अगर भुज नॉन जीरो हो, नॉन जीरो को आप शून्येतर बोल सकते हो, हिंदी में क्या बोल सकते हो? शून्येतर। शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़कर अन्य संख्या,
इसको शून्यतर भी कह सकते हो और ये शून्य होगा। अब यहां आपको एक बात बताना है, एक अनुमान लगाना है, बिना ग्राफ में देखे हुए आपको एक अनुमान लगाना है। अनुमान क्या लगाना है बताइए। इस पॉइंट को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये ग्राफ में कहां जाएगा? कहां पर आएगा? एक्स अक्ष पर आएगा। और एक्स अक्ष पर क्यों आएगा? एक्स अक्ष पर इसलिए आएगा क्योंकि भुज जो है ये नॉन जीरो है और कोटि जो है ये क्या है? जीरो। तो इस पॉइंट को एक चीज आप ध्यान रखोगे, जो नॉन जीरो होगा, अगर भुज नॉन जीरो है तो ये पॉइंट जो नॉन जीरो होगा उसी पर जाएगा। अगर किसी कोटि में नॉन जीरो होता है, समझ गए, कोई संख्या, तो पॉइंट्स कहां जाएगा? वाई अक्ष पर। तो भुज किसके लिए होता है? भुज होता है आपका एक्स अक्ष के लिए और कोटि किसके लिए होता है? वाई अक्ष के लिए। कोटि वाई अक्ष के लिए होता है। आपको ध्यान में ये रखना है कि जो नॉन जीरो होगा, भुज या कोटि में जो नॉन जीरो होगा, वो पॉइंट उसी पर जाएगा, उसी अक्ष पर जाएगा। तो भुज आपका एक्स अक्ष रिप्रेजेंट कर रहा है, कोटि आपका वाई अक्ष रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर भुज नॉन जीरो है तो किस अक्ष पर जाएगा पॉइंट? एक्स अक्ष पर जाएगा। और अगर किसी में कोटि नॉन जीरो हो तो वो पॉइंट कहां जाएगा? वाई अक्ष पर जाएगा। तो अगर हमको 2 और 0 को दिखाना है तो किस तरह से हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे? तो इसमें भी दोनों प्लस ही है, तो माइनस तरफ हम नहीं भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपका मूल बिंदु 0 हो गया। और ये 0 किसके लिए होता है? एक्स के लिए कि वाई के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। ये दोनों के लिए होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट करके हम राइट जाएंगे, 0 से स्टार्ट करके ही अप जाएंगे। तो ये 0 दोनों के लिए होता है। अब यहां पर हमको 2,0 को दिखाना है, तो यहां पर संख्या हम लेंगे बराबर डिस्टेंस पर, 3 तक ले लिए। इधर भी संख्या हम लेंगे बराबर डिस्टेंस पर, मान लीजिए 3 तक ले लिए। अब हमको 2,0 दिखाना है। तो 2 हो गया भुज जो एक्स अक्ष के लिए होगा। तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पर 2 कहां है। तो एक्स अक्ष पर 2 मेरा इस जगह पर है। तो एक्स मेरा 2 हो गया एक्स अक्ष, यानी भुज 2 हो गया, कोटि 0 है, कोटि 0 है तो भुज मेरा 2 है। तो एक्स अक्ष के लिए भुज होता है तो 2 यहां पर है, कोटि 0 है, तो 2 के सामने यहां 0 है कि नहीं, इसलिए हम इस जगह घेर देंगे। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो गया? इस पॉइंट का हो गया 2,0। तो अभी हम क्या बताए कि कोई भी बिंदु में अगर एक नॉन जीरो होता है और एक जीरो होता है, तो जो नॉन जीरो होगा उसी अक्ष पर वो बिंदु जाएगा। तो नॉन जीरो मेरा कौन था? भुज। भुज यानी एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर आया पॉइंट, आ गया पॉइंट। अगर इसी को हम चेंज कर दें, मान लीजिए बी, और इसको हम चेंज कर दें 0,2, तो यहां पर देखिए 0 यहां पर पलट गया। तो यहां पर नॉन जीरो कौन हुआ? नॉन जीरो कौन हुआ है? यहां भुज क्या है? यहां भुज है आपका 0 है, और कोटि क्या है? यहां उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखिए यहां भुज क्या है? 0। हाँ ठीक है, उल्टा नहीं सीधा ही। कोटि क्या है? हाँ नॉन जीरो है। तो हम क्या बोले थे, याद कीजिए, हम क्या बोले थे कि जो नॉन जीरो होगा वो पॉइंट उसी अक्ष पर आएगा। तो कोटि पर आएगा ये पॉइंट, क्योंकि कोटि नॉन जीरो है। तो हमको 0,2 को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो 0,2 यानी इसका भुज 0 है। तो भुज सबका, भुज और कोटि दोनों का 0 यहां होता है। तो भुज इसका 0 है, तो मान लीजिए भुज का 0 ये हो गया, और कोटि कितना है? 2 है। तो 0 के ऊपर जाएंगे और 2 के सीधा में। चलिए बताइए, वाई अक्ष पर आया? कोटि पर आया? तो हम क्या बोले थे कि जो नॉन जीरो होगा पॉइंट उसी अक्ष पर जाएगा। तो नॉन जीरो कौन था? कोटि। और कोटि क्या होता है? वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पर ये पॉइंट आया। तो ये हो गया बिंदु की स्थिति। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, ध्यान ये रखना है कि 2 पॉइंट्स में अगर एक 0 होता है तो जो 0 होगा उसके अपोजिट एक्सिस पर वो पॉइंट जाएगा।
अगर y 0 है तो पॉइंट किस पर आएगा? x अक्ष। याद रखने का सिंपल तरीका, अगर y 0 तो बाद वाला y होता है, अगर y 0 तो पॉइंट कहां पर आएगा? x अक्ष। समझ गए? अगर y 0 और भुज यानी x अक्ष नॉन जीरो, तो सिंपल में आप यही याद रखिए कि अगर y 0 तो पॉइंट x अक्ष पर जाएगा, अगर x 0 तो पॉइंट y अक्ष पर जाएगा, यानी अपोजिट, जो जीरो उसके अपोजिट चलता है। अगर x अक्ष 0 तो पॉइंट कहां पर जाएगा? y पर। अगर y 0 तो पॉइंट कहां पर आएगा? x अक्ष। ये बातें क्लियर हो गई? यहां तक आप लोग समझ गए? अब बेसिक में एक चीजें और होती हैं जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं और उसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोला जाता है। एक हम लोग इसको भी देख लेते हैं और देख लेने के बाद फिर हम लोग क्लास 10 के लिए जो स्पेशल सिलेबस है उसको हम देखें। देखिए ग्राफ में एक चतुर्थांश की बातें आती हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे। चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। और चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या होगा? तो किसी चीज का अगर मतलब जानना है तो उस वर्ड को आप तोड़िए, उसका मतलब आपको मिल जाएगा। तो चतुर्थांश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है? चतुर्थ जोड़ अंश। चतुर्थ जोड़ अंश। अब चतुर्थ मतलब क्या होता है? चतुर्थ मतलब चौथा या चार बोल सकते हो, चौथा या चार। और अंश मतलब क्या होता है? अंश मतलब भाग या हिस्सा होता है, पार्ट होता है, भाग या हिस्सा। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? तो किसी चीज का चौथा भाग या चौथा हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। तो किसी चीज का अगर हम चौथा हिस्सा करेंगे उसको हमको 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। वही बात होता है ग्राफ में। ग्राफ में क्या होता है अभी हम बताएं। ग्राफ का 2 मुख्य लाइन हो गया, एक x हो गया और एक y हो गया। अब ये होता है आपका पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव, और ऊपर भी क्या होता है? पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए, यहां पर दोनों आपका पॉजिटिव है, तो इस पार्ट में जो चीजें आएगी उसका भुज भी पॉजिटिव होगा और कोटि भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। अब आप अनुमान लगाओ कि 2,3 किस चतुर्थांश में आएगा? तो इसका साइन देखिए, यहां पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, जिसमें भुज और कोटि यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पॉजिटिव होता है, वो इस पार्ट में आएगा, क्योंकि इस पार्ट में आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो इसका साइन क्या होगा? तो साइन जब भी लिखना पहले एक्स अक्ष के लिए, तब फिर लिखना वाई अक्ष के लिए। तो इसका साइन क्या हो जाएगा मेरा? प्लस प्लस हो जाएगा। और ये जो प्लस प्लस साइन हुआ ये किस चतुर्थांश को बताया? ये प्रथम चतुर्थांश को बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ये किसको बताया? प्रथम चतुर्थांश को। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, यहां हम फर्स्ट लिख देते हैं। अब क्या करना है? अब इस ग्राफ के अन्य पार्ट को अपोजिट साइड हम बढ़ाएंगे। तो राइट का अपोजिट लेफ्ट बढ़ा। अब लेफ्ट बढ़ने के बाद एक पार्ट यहां बन गया, और सब हम सीरियली बढ़ाएंगे। पहले x है तो पहले x को ही बढ़ाएंगे। तो एक पार्ट यहां बना है। अब आप जानते हो कि मूल बिंदु के राइट पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब इस पार्ट के लिए एक क्षैतिज रेखा का काम ये किया और ऊर्ध्वाधर रेखा का काम ये किया, तो ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका साइन क्या होगा?
तो साइन पार्ट मेरा ये बना। अब इस पार्ट में आप देखिए, इस पार्ट में भुज और कोटि दोनों का साइन क्या है? माइनस है। इस पार्ट में पहले भुज देखिए आप, तो भुज का साइन क्या है? माइनस। और ये कोटि हो गया, कोटि का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पर इस भाग में दोनों साइन माइनस होगा, और यहाँ भुज भी माइनस होगा और कोटि भी माइनस होगा। अगर दोनों माइनस हो तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा? चतुर्थांश में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि -2, -3 ग्राफ के किस जगह पर होगा, तो ये ग्राफ के तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब इसको आगे बढ़ाने से एक भाग इधर बना और एक पार्ट फिर इधर बना। अब इधर जो पार्ट बना तो पहले हमको एक्स अक्ष के लिए पकड़ना है, तो एक्स अक्ष क्या है? पॉजिटिव, और इसके लिए एक ये लाइन पकड़ाएगा, तो ये क्या है? नेगेटिव। तो अगर शुरू में प्लस और बाद में माइनस होगा तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? और चतुर्थांश हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 2, -3 को दिखाना हो ग्राफ में, तो आप पहले अनुमान लगा सकते हो कि ग्राफ के किस पार्ट में आएगा, किस जगह जाएगा। तो फर्स्ट का साइन प्लस है और सेकंड का साइन क्या है? माइनस है। तो फर्स्ट प्लस यानी भुज एक्स अक्ष प्लस, और बाद वाला जब माइनस आएगा तो कहने का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जाएगा। अब इसको याद रखने का कुछ शॉर्ट तरीका भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, आप बना लीजिए, और बना लेने के बाद फर्स्ट पार्ट ये हुआ। फर्स्ट के बाद जब हम इधर बढ़ाए तो सेकंड पार्ट ये बना, तो सेकंड पार्ट ये बना, तो प्रथम चतुर्थांश ये और द्वितीय चतुर्थांश ये हो गया। अब फिर वाई अक्ष को नीचे बढ़ाएंगे तो एक पार्ट यहाँ बनेगा, तो सीरियली चलना है हमको, यहाँ से हमको सीरियली चलना है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई दक्षिणावर्त चलती है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर, और ये जो चलेगा राइट से लेफ्ट की ओर, यानी वामावर्त चलेगा, लेफ्ट साइड चलेगा। तो यहाँ से आप पकड़िए, स्टार्टिंग यहीं से होता है, तो यहाँ से पकड़िए, प्रथम चतुर्थांश हो गया, फिर यहाँ आ जाइए, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, फिर यहाँ आ जाइए, तृतीय चतुर्थांश हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाइए, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? चतुर्थांश हो जाएगा। अब शॉर्ट में याद रखने का, कभी अगर दिमाग से निकल जाए तो याद रखने का कुछ आइडिया हम दे देते हैं। मान लीजिए चतुर्थांश, और इधर चिन्ह, इस चतुर्थांश का क्या चिन्ह होगा, क्या साइन होगा? अब देखिए यहां हम क्या करेंगे, चतुर्थांश में लिखेंगे प्रथम, प्रथम के बाद क्या लिखेंगे? द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय, और तृतीय के बाद चतुर्थ। अब मान लीजिए ये सब बातें अगर मेरे दिमाग से निकल गई और एग्जाम में आ गया चतुर्थांश हमको बताने के लिए कि किस चतुर्थांश में पॉइंट है, तो हम कैसे बताएंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, प्रथम वाला को दोनों प्लस प्लस से चालू करेंगे। दोनों किससे चालू करेंगे? प्लस प्लस से। अब बारी बारी से बदलेंगे, साइन को चेंज करेंगे। तो पहला बारी इसका आएगा, इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब दूसरा को ज्यों का त्यों रखेंगे, एक बार में एक ही साइन चेंज करना है। आप बताइए अब किसकी बारी आएगी? तो फर्स्ट चेंज हो गया, सेकंड उतार दिया, अब सेकंड की बारी आएगी, तो फर्स्ट को ज्यों का त्यों उतारेंगे और सेकंड अब चेंज करेंगे, तो सेकंड फिर माइनस हो जाएगा। अब फिर किसकी बारी घूम के आ गई? पहले की बारी आ गई कि नहीं? जैसे प्लस प्लस से स्टार्ट किया, बारी बारी से चेंज करेंगे। तो पहले हम पहला का बारी आएगा तो पहला का चेंज करेंगे, माइनस, दूसरा उतार देंगे। अब पहला मेरा चेंज हो गया है, दूसरा उतर गया था, अब दूसरा का बारी है तो पहला उतार देंगे, दूसरा चेंज करेंगे। अब क्या, अब फिर बारी किसका आ जाएगा? ये पहला का आ जाएगा। तो पहले अब इसको चेंज करेंगे प्लस और इसको उतार देंगे तो माइनस। इस तरह से आप बना के पता कर सकते हो। अगर दोनों प्लस, भुज और कोटि दोनों प्लस तो प्रथम चतुर्थांश, अगर भुज माइनस कोटि प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश, अगर दोनों माइनस तो तृतीय चतुर्थांश, अगर भुज प्लस और कोटि माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश। वही साइन यहाँ पर है, देखिए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस। क्या क्लियर? यस सर।
चतुर्थांश पकड़ने में कोई समस्या नहीं सर। कोई प्रॉब्लम? अब एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, एक सवाल और। आप बताइए 3,0 किस चतुर्थांश में होगा? हाथ उठाइए। 3,0 ये किस चतुर्थांश में होगा? चलो बच्चा बोलो। अमित कुमार। चतुर्थांश में नहीं होगा, एक्स अक्ष पर होगा। ये चतुर्थांश में नहीं होगा। वेरी गुड, राइट जवाब। ये किसी चतुर्थांश में नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा? ये अक्ष पर जाएगा, अक्ष पर, एक्सिस पर। अब बताइए हम आपको क्या बोले थे? एक्स है नॉन जीरो और वाई क्या है? जीरो। तो जो नॉन जीरो है उसी पर नहीं जाएगा। तो बताइए ये पॉइंट कहां जाएगा? एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर ये पॉइंट होगा। तो याद रखना, अगर भुज और कोटि में कोई अगर एक जीरो हो तो चतुर्थांश के अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो अक्ष पर जाएगा। समझे? वो अक्ष पर चला जाएगा। चलिए ये बात क्लियर हो गया। ये आपका बेसिक बातें था क्लास 10 के लिए। अब हम लोग क्लास 10 में क्या जानना है उस पर अब हम लोग बातें करते हैं। ये बेसिक बातें था जो आपका क्लास 10th में यूज होगा सवालों को सॉल्व करने में। पहला एक्सरसाइज का मटेरियल हो जाएगा। चलिए अब देखा जाए क्लास 10th के लिए स्पेशल हमें कौन सी बातें जानना है। तो क्लास 9 तक हमको जानना था कि कोई भी पॉइंट का पोजीशन कहां होगा, उस पॉइंट का पोजीशन जानना था। अब हमको क्लास 10 में जानना है कि अगर ग्राफ में 2 पॉइंट्स हैं तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इसको बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 2 बिंदु है मेरा, ये हो गया x, ये हो गया y, यहां मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट। अब मान लीजिए 2 बिंदु है, मान लेते हैं एक बिंदु मेरा P है, चाहे A कुछ भी मान लीजिए, A मान लीजिए 2, 3 है और B मान लीजिए 4, 5 है। ये 2 पॉइंट्स है। ये 2 पॉइंट्स को हमको ग्राफ में पहले दिखाना है कि ये पॉइंट्स कहां कहां होगा। तो चलिए यहां हम नंबर दिखाएंगे। फाइव तक ले लेते हैं, मैक्सिमम 5 तक है। अब यहां पर देखा जाए, पहला पॉइंट मेरा 2,3 है। तो 2 हो गया एक्स अक्ष के लिए, 3 हो गया वाई अक्ष के लिए। तो एक्स अक्ष में 2 कहां है? यहां पर। और वाई अक्ष में 3 कहां है? तो इसी के सीधा हम 3 तक जाएंगे। यहां थोड़ा सा स्केल वगैरह यूज करके आप लोग बनाएंगे, जिसके चलते स्थिति पोजीशन सही आएगा, लेकिन यहां हम एक अनुमान पर बना रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया किसके लिए? पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करेगा, 2 के ऊपर 3 के सीधा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,3। एक पॉइंट यहां पर हो गया मेरा, इसका निर्देशांक क्या हो गया? 2,3 हो गया। अब देखिए एक दूसरा पॉइंट है मेरा 4,5, 4,5 है। तो 4 हो गया एक्स अक्ष के लिए और 5 हो गया वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में 4 यहां पर है और वाई अक्ष में 5 कहां तक है? वहां तक जाना है हमको वर्टिकल। तो 5 आपका लगभग यहां तक है, इस जगह तक एक अनुमान से ले लीजिए। अभी हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट मेरा क्या हुआ? बी हुआ। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 4,5, 4 के ऊपर और 5 के सीधा में 4,5 हो गया। अब इस 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या होगा? तो एक पॉइंट मेरा यहां पर हुआ, पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट यहां पर हुआ। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। अब मिला देंगे। अब मिलाने के बाद ये जो 2 पॉइंट्स है इसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसके बीच डिस्टेंस क्या होगा?
उस डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, समझ गए? उस डिस्टेंस को कैसे पता करेंगे? तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला जान जाएंगे तो फिर हम इजीली ग्राफ में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कवर अप कर लेंगे, डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। ग्राफ के कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। आज जब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो इसका यूज होगा, बहुत सारे चीजों में यूज होगा। हमको जानना है कि मान लीजिए कोई बहुभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम कैसे चेक करेंगे कि वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है या नहीं। आप मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल बना है, कोई चतुर्भुज बना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मदद से हम कैसे उसको पता करेंगे कि जो चतुर्भुज बना वो आयत है या समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है या सम चतुर्भुज है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं, समझिए। इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला का बहुत ही व्यापक यूज है। तो अब हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, कैसे ये निकलेगा, कैसे फाइंड होगा। तो हम निकालने का तरीका बताते हैं आपको कि आप कैसे निकाल लो। हम डायरेक्ट लिखते नहीं है, बल्कि इसका सिस्टम बताते हैं कि आखिर दूरी का फॉर्मूला, दूरी निकलता कैसे। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, और हम लोग सब मिलकर फाइंड करेंगे। हम अकेले नहीं, है ना, अकेले नहीं, आपको सपोर्ट करना होगा। क्या आप लोग सपोर्ट के लिए तैयार हैं? यस सर। बिल्कुल तैयार हैं क्या? यस सर। हाँ, बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए, अब ज्यादा भी रेडी नहीं हो जाना है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। हाँ ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे अगला दूरी सूत्र। चलिए सब बच्चे लोग हेडिंग दीजिए, दूरी सूत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल दिए थे। डिस्टेंस निकालने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट्स होना चाहिए? 2 पॉइंट्स होगा तभी ना डिस्टेंस निकलेगा। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स होना चाहिए कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ में हम 2 पॉइंट्स लेंगे। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, बातें नहीं, थोड़ा सा फ्रेश फिगर थोड़ा बड़ा बनाना है। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, और यहाँ क्या हुआ? मूल बिंदु 0, ओरिजिन पॉइंट। तो देखिए हम अभी ग्राफ के फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। ये बातें हर क्वाड्रेंट में इसी तरह लागू हो जाएगा, कोई भी क्वाड्रेंट के मदद से। तो इस क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो मेरा x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। इसी चीज का यूज करके हम अन्य क्वाड्रेंट में भी अप्लाई करके और डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और जो बातें इसके लिए होगी वही बातें अन्य क्वाड्रेंट के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 1 पॉइंट्स यहां ले रहे हैं। कहां ले रहे हैं? 1 पॉइंट्स यहां ले रहे हैं और 1 पॉइंट्स हम इस जगह पर ले रहे हैं। अब इस पॉइंट्स को हम लिए, अब इसको हम क्या करेंगे? यहां से यहां मिला देंगे और फिर यहां से यहां मिला देंगे। इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे? इस पॉइंट को हम A मानेंगे। और एक दूसरा पॉइंट हम लिए हैं इसको, अब इसको फिर इधर से y अक्ष के साथ मिलाएंगे। A पॉइंट हो गया मेरा। अब तुम लोग को एक बात बताना है कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये किसके लिए है? यहां से यहां का डिस्टेंस किसके लिए है?
भुज के लिए यानी एक्स अक्ष के लिए। तो हम यहां से यहां मान लेते हैं x1, क्योंकि x का ही पार्ट है ये, मेरा भुज का पार्ट है। तो यहां से यहां x1 ले लिए और फिर इसी जगह से डिस्टेंस जब भी मेजरमेंट होगा ओरिजिन पॉइंट से होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो x अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। x अक्ष का पार्ट है इसलिए x से इसको डिनोट किया गया। अब यहां पर देखिए, यहां से यहां का डिस्टेंस, तो इधर हम a भी लिए हुए हैं, इधर थोड़ा सा हम कुछ अलग ले लेते हैं, यहां p कर देते हैं, यहां q कर देते हैं और फिर यहां r और फिर यहां s। अब देखिए o से लेकर p मेरा x1 हुआ और o से लेकर q मेरा x2 हुआ। इसको o के लिए भी आप काम चला लो, ये 0 भी है o भी काम चला लो। ओरिजिन पॉइंट के लिए o और 0 भी आप कर सकते हो। अब एक बात बताओ बच्चों कि o से लेके p मेरा x1 है और o से लेके q मेरा x2 है, तो p से लेके q कितना होगा? p से लेके q कितना होगा? कितना होगा? x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 हो गया। अब यहां पर देखिए, अब ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लिए, अब हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस आप बताइए O से लेके R, तो ये किस एक्सिस पर है? y एक्सिस पर। तो y एक्सिस का पार्ट है, तो O से लेकर R को हम क्या लेंगे? y1। और फिर इसी O से लेकर S तक का डिस्टेंस, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो y एक्सिस के लिए होगा, तो इसको हम क्या लेंगे? y2 लेंगे। आप बताइए O से लेकर R y1 है और O से लेकर S y2 है, तो बताइए R से लेके S कितना होगा? तो ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1 हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस हुआ? हाँ, S से लेके R तक का डिस्टेंस हुआ। अब चलिए बच्चों कुछ बातें और आप लोग से हम पूछेंगे, कुछ बातें आपको बताना है। तो आप बताइए कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाथ उठाइए। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, पॉइंट A का निर्देशांक क्या होगा? पॉइंट A का निर्देशांक, चलिए सुलेखा बोलिए, पॉइंट A का निर्देशांक क्या होगा? चलिए बैठिए। चलो विद्या बोलो, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? R। चलिए बैठिए। आप बॉयज लोग बताइए, अब थोड़ा बॉयज से पूछा जाए। चलिए चंदन कुमार बताइए, पॉइंट A का निर्देशांक क्या होगा? P कुमार। चलिए नेक्स्ट बताइए अंकित कुमार, पॉइंट A का निर्देशांक क्या होगा? x1 कॉमा y1। वेरी गुड, अंकित कुमार इज राइट। बट यहां का निर्देशांक x1 कॉमा y1 होगा। क्यों होगा x1 कॉमा y1? तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x1 के इक्वल होगा। समझिए, क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है, तो एक आयत बनाता है, रेक्टेंगल बनाता है। क्योंकि पहले ये एक समांतर चतुर्भुज हुआ, पैरेललोग्राम, और आपको पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो समांतर चतुर्भुज आयत बन जाता है। तो ये मेरा आयत है, तो यहां से यहां का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा। तो पहले हम भुज को लेते हैं, तो भुज मेरा इस पॉइंट के लिए भुज यहां से यहां तक कवर किया है, तो भुज कितना है मेरा? x1। तो यहां पर x1 होगा, थोड़ा सा हम इधर करके लिखते हैं x1 कॉमा। आप बताइए यहां से यहां का डिस्टेंस इसके इक्वल होगा? जब ये आयत है तो इसके आमने सामने की भुजा इक्वल होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो यहां से यहां कितना है मेरा? यहां से यहां कितना होगा? जितना यहां से यहां है, तो यहां से यहां कितना है मेरा? y1। तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? y1। तो x1 कॉमा y1। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट तो आप यहाँ का बता सकते हो। यहाँ का कोऑर्डिनेट जानने के लिए हम पहले यहाँ से यहाँ तक लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे।
तो यहां से यहां तक कितना है x2 और यहां से यहां तक कितना है y2, क्योंकि a भी एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2, y2। अब ग्राफ में मेरा दो पॉइंट्स कौन कौन मिला, a और b। अब यही दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसलिए दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब ये दो पॉइंट्स मिलाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से हम हॉरिजेंटल लाइन को मिला देंगे, ऐसे यहां से यहां मिला दिए। अब बताइए यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि जब यहां 90 डिग्री है तो ये और ये पैरेलल है, तो जब पैरेलल है ये दोनों संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। तो यहां 90 तो फिर मेरा यहां भी 90 हो जाएगा। और जब यहां 90 हो जाएगा तो एक नाम यहां भी दे देते हैं, तो S तक दिए हैं, यहां का नाम दे देते हैं T। तो अब आप हमको बताइए ABT, ये दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है, इसको हम मिलाए और इसको मिलाने के बाद फिर इधर मिलाए, तो इसके मदद से यहां मेरा कौन सा बहुभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। और वो भी कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप बताओ कि जब मेरा ये समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज में हमको डिस्टेंस निकालना है A और B पॉइंट के बीच। तो बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB किस साइड का काम करेगा, AB किस साइड का काम करेगा, तो AB कर्ण यानी हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो हाइपोटेनियस का हम फॉर्मूला यूज करके पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो उसके लिए हमको परपेंडिकुलर बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेस मालूम है कि नहीं, बताइए। मालूम है। अगर इसको हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं और इसको हम बेस ले रहे हैं, मान लीजिए यहां एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, AT किसके इक्वल होगा, बताइए। AT PQ के इक्वल होगा, क्योंकि E भी एक आयत बनाएगा, E भी एक रेक्टेंगल है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो P से लेकर Q x2 माइनस x1 है, तो बताइए A से लेकर T क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। तो हमको बेस मिल गया, बेस मिल गया कि नहीं, बेस मिल गया। अब हमको परपेंडिकुलर लेना है, तो परपेंडिकुलर यहां से यहां काम करेगा BT। तो आप बताइए BT किसके इक्वल होगा, BT मेरा SR के इक्वल होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो जितना B से लेकर T होगा उतना ही S से लेकर R होगा। तो बताइए S से लेकर R मेरा क्या है, y2 माइनस y1 है। तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर y2 माइनस y1। अब बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, मतलब ये दो साइड मालूम है, तो तीसरा साइड हम इसका निकाल सकते हैं कि तो तीसरा साइड अब हम लोग इसका इजीली निकाल सकते हैं। और जो तीसरा साइड बचा वो किसका काम किया, कर्ण का, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। अब जो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, और वही डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होगा, एक फॉर्मूला होगा, उसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। तो चलिए इसके लिए हमको कौन सा ट्रायंगल को लेके चलना होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है, ABT या ATB जो लिखना है, समकोण त्रिभुज ABT। आप देखिए समकोण त्रिभुज ABT में 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, कोण T इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण हो तो वहां पर कौन सा थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब अगर वो त्रिभुज समकोण हो, तो अगर समकोण हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहां लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा, अन्य जो दो साइड बचेंगे उसके स्क्वायर का सम होगा, उसके स्क्वायर का योगफल होगा। तो अब हमको जानना है कि हाइपोटेनियस कौन होगा। तो हाइपोटेनियस पहचानने का क्या तरीका है? तो आप एक तरीका जानते हो कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा हो वो हाइपोटेनियस होगा। एक पहचानने का तरीका है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होगी, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हाइपोटेनियस होगा। और यहाँ पर आप बताइए, एंगल में हम पूछ रहे हैं, यहाँ एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन है? टी है कि बी है कि ए है? टी एंगल अकेला 90 डिग्री है और ए और बी दोनों मिल के 90 डिग्री होगा। और अगर अलग अलग कहा जाए तो ए न्यून कोण होगा और बी भी न्यून कोण होगा। तो सबसे बड़ा कोण कौन है इस ट्रायंगल में? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री। इसलिए सबसे बड़ा कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। और सबसे बड़े ए बी हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी टी स्क्वायर, अन्य साइड के स्क्वायर का सम होगा। तो बी टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू होगा। अब बीटी का वैल्यू पुट कीजिए, तो बीटी का वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब थोड़ा सा इधर भी हम मिटा देते हैं, अब काम मेरा यहां के लिए रहा। आप देखिए यहां पर 80 का वैल्यू क्या है? तो a2 है मेरा, 80 है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए आया। कहीं कहीं हमको डिस्टेंस जो लेंगे दो पॉइंट्स के बीच, कहीं कहीं स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। तो अगर स्क्वायर रहेगा तो इस रूप में रहेगा। अगर दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है अगर वो स्क्वायर में रहा तो मेरा फॉर्मूला इस रूप में रहेगा। और अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है देयरफॉर ए बी। अब एलएचएस से हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो बताइए जब ये आरएचएस में जाएगा तो आरएचएस में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। आरएचएस में क्या हो जाएगा? यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो आरएचएस में स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर एक घूंघट दे देना। क्या देना? ये घूंघट है। इस पर घूंघट जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला तैयार हुआ। दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस ए बी, हम दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाले थे ग्राफ के दो पॉइंट्स के बीच, वो ए बी इक्वल टू आ गया आपका स्क्वायर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले अगर y नहीं लिखते हो तो पहले x वाला को पहले लिखिए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक होगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसको अगर चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। इसको अगर आप x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर करते हो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अगर आप ये चीज जानना चाहते हो तो हम इसको दिखा देते हैं कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा। या तो x2 में x1 आप घटाइए या तो x1 में x2 घटा के स्क्वायर कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझिए, अंतर सेम आएगा। तो इसका थोड़ा सा हम, अब ज्यादा नहीं, अब क्लास एंड है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसका हल्का अप्लाई देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से। चलिए यहां तक देख लिया आप लोग, मिटा दें इसको। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, फॉर्मूला मेरा किस तरह से मेकिंग हुआ है, यहां पर गौर किया जाए। फॉर्मूला का थोड़ा सा हम यहां दिखा देते हैं किस तरह में हुआ है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है, याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे, x1, y1, दोनों 1 1 में होगा फर्स्ट पॉइंट का, और जो सेकंड पॉइंट होगा यानी एक लास्ट पॉइंट, इसको आप बोल सकते हो, इसको हम क्या मानेंगे, लास्ट वाला को हम मानेंगे x2, y2 यानी सेकंड पॉइंट को। तो फॉर्मूला बना कैसे है, फॉर्मूला याद रखना वेरी सिंपल। अगर हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ए बी लिखेंगे और ए बी लिख के स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट कहां से आया, सो हम पहले बता दिए। तो ए बी लिख के जो भी पॉइंट रहे, ए बी रहे, सी डी रहे, ई एफ रहे, पी क्यू रहे, कुछ भी रहे, आप यहां 2 पॉइंट्स लिख के स्क्वायर रूट लगा दो। और फॉर्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। करना कैसे है, इसका फर्स्ट में इसका फर्स्ट माइनस करके स्क्वायर कर दो, यानी एंड पॉइंट का जो फर्स्ट है सेकंड पॉइंट का, उसके फर्स्ट में यानी उसके भुज में जो फर्स्ट पॉइंट है उसके भुज को माइनस कर देना, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस फिर क्या करना है, सेकंड पॉइंट का जो कोटि है, इसका कोटि में फर्स्ट पॉइंट का जो कोटि है इसको माइनस करके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का। तो आप बताइए इस फॉर्मूला को याद रखना कोई मुश्किल है क्या? नहीं सर। बिल्कुल आसान है कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा x1, y1 होगा, और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फर्स्ट रहे तो दोनों 1 1 में हुआ, भुज भी 1, कोटि भी 1, और सेकंड पॉइंट है तो दोनों को 2 2 में लेंगे, सेकंड यानी 2 2 में, समझे, भुज भी 2 में लेंगे और कोटि भी 2 में लेंगे। अब हमको फॉर्मूला निकालना है ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का, तो यहां पर हम ए बी लिख दिए। ए बी लिखने के बाद स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पॉइंट है माइनस करना है सेकंड तरफ से, यानी सेकंड पॉइंट से फर्स्ट वाला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट का जो भुज है उससे फर्स्ट पॉइंट वाले भुज को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। फिर सेकंड पॉइंट का जो कोटि है उससे फर्स्ट पॉइंट वाला कोटि माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, और इस तरह से हमको मिल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूला को अगर हम ऐसे भी लिखें, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आता होगा कि क्या सर हम इधर से इधर ही माइनस क्यों करते हैं, हम इधर से इधर करेंगे तो क्या दिक्कत है, तो आपको एक बात पता होगा, किसी चीज का अगर डिस्टेंस निकाला जाता है, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है, तो अंतिम पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को ही माइनस करना पड़ता है। समझे, जैसे आप लोग 9 में पढ़े थे मोमेंटम, तो हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, यानी फाइनल करने का मतलब जो अंतिम संवेग था और जो प्रारंभिक संवेग था, तो अंतिम में प्रारंभिक को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि हम इधर से इधर नहीं घटाएंगे, इधर से इधर ही घटाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। हम इस चीज को दिखा देते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी यूज करते हो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको हम x2 माइनस x1 किए, इसको x1 माइनस x2 करेंगे, मतलब इधर से इधर को माइनस करेंगे। तो x1 इसका फर्स्ट पॉइंट में, इसका फर्स्ट पॉइंट, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर हम ऐसे भी करते हैं तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब कहोगे कि अंतर क्यों नहीं आएगा सर, तो हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यहाँ अंतर सिर्फ माइनस और प्लस का है, माइनस और प्लस का है। मान लीजिए अगर कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या अगर 2 और 3 है, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं
तो मेरा प्लस में आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आएगा। और अगर हम इधर से इधर माइनस करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। अब एक बात बताओ, यहां है स्क्वायर, अगर -1 में भी आता है तो -1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा कि नहीं। और अगर हम 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा कि नहीं। तो कोई अंतर आया कि नहीं सर। कोई अंतर आया क्या। तो यहाँ इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, अंतर आएगा साइन का, साइन का अंतर आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्लस के जगह अगर माइनस हो जाता है सिर्फ साइन का अंतर आएगा, डिफरेंस में अंतर नहीं आएगा। हम इधर से इधर घटाएं तब भी 1 आएगा, और इधर से इधर घटाएं तब भी 1, और इधर से इधर घटाएं तब भी 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो यहां चूंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के कारण माइनस में अगर संख्या आएगी तो उसका स्क्वायर मेरा प्लस बन जाएगा। तो स्क्वायर होने की वजह से अगर आप इधर से इधर माइनस करते हो या इधर से इधर माइनस करते हो, यहां चूंकि स्क्वायर है फॉर्मूला में, इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए हिसाब बनाने के टाइम में आपको जिधर से जिधर माइनस करने में सुविधा होगा उधर से आप कर लेंगे माइनस। अगर इधर से इधर सुविधा होगा तो इधर कीजिए, इधर से इधर सुविधा होगा तो ये कर लेना है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को याद आ गया दिमाग में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए, ए बी इक्वल टू क्या बना मेरा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों में आप जो यूज कीजिए, स्क्वायर है जिसके वजह से कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको इस तरह यूज नहीं कर पाते। अगर स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर है इसलिए हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। और अगर कहीं आपको डाउट रह गया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हम थोड़ा बता दें, मैं संतोष पांडे मॉडर्न कोचिंग सेंटर को संचालित करता हूं, और यहाँ ऑफलाइन क्लास विशेष रूप से अभी तक चल रही थी, लेकिन अब हम कुछ ऑनलाइन क्लास के बारे में भी सोचे हुए हैं, और उसके लिए यूट्यूब चैनल भी कोचिंग के द्वारा क्रिएट कर लिया गया है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए समझिए ऑफलाइन क्लास और आपके लिए ऑनलाइन क्लास भी रहेगा। जो चीजें आपको डाउट है उसको आप ऑनलाइन आप देख सकते हैं और उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ये कोचिंग मॉडर्न कोचिंग सेंटर अटका में संचालित है। अगर कोई बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन के लिए भी हम चैनल को क्रिएट कर ही चुके हैं और वीडियो को अपलोड किया जाएगा। आप उस चीज को आप देखिए और उससे फायदा उठाइए। कहीं अगर किसी तरह का डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय वीर।